अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज नाज़रीन। और आज का अहम दिन 28 मई 1998 का यादगार और तारीख़ी दिन जब बलूचिस्तान के इलाके चागी में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामी मुल्क का पहला एटमी मुल्क बन गया। आज 27 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मेरे लिए एजाज़ की बात कि आज इस टॉपिक पर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। बहुत खुशी का मौका, और आज के दिन तातील का ऐलान भी किया गया हुकूमती सतह पर और रैलियों का इनेकाद किया गया। सुबह से ही रैलियों का इनेकाद किया गया जिसमें हर तबका है फ़िक्र से लोगों ने शिरकत की और बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा दिखाया गया और एक पैगाम दिया गया हमेशा की तरह पाकिस्तानी कौम की जानिब से कि किसी भी तरह की कोई भी जो गैर अखलाकी हरकत होगी पाकिस्तान के साथ, कोई मैली नज़र होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कौम मुत्तहिद है और कौम के अंदर एक इत्तेहाद है, क़ुव्वत है। बहुत बड़ा पैगाम ये दुनिया के लिए दिया गया। आज का टॉपिक बहुत अहम है और इसी हवाले से जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका आपको तारुफ करवाऊंगी। ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इकबाल अहमद एडवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और हम इनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और पहले मैं सबसे बात करना चाहूंगी ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम सलाम शुमाइला नवाज, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। बहुत अहम दिन हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। बहुत कुछ इस बारे में कहा भी गया और बड़ी स्ट्रेंथ शो की गई, बड़ी बड़ी तकारीर भी की गई, इज़हार यकजहती किया गया और खराज तहसीन पेश किया गया लीडरान को और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने इस दिन को बनाया। किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को इस दिन को मनाने के लिए, बनाने के लिए? बहुत तवील दास्तान है और इसका आगाज़ हिंदुस्तान ने ही किया था हमेशा की तरह 1974 को। उन्होंने एक एटमी धमाका किया, उसका नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा। और उसके बाद दुनिया को ये पैगाम दिया कि अब हम एटमी ताकत बन चुके हैं। चूँकि पाकिस्तान के बारे में हमेशा से हिंदुस्तान के अज़ाइम ख़तरनाक रहे और उनके मजहबी कट्टर जो लीडर थे उनकी तरफ से तो उस ज़माने में ये आवाज़ें आती थी कि हम इसको अखंड भारत फिर बनाएंगे। तो उस वक़्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म थे और उन्होंने फ़ौरन इस ख़तरे को भांपा और खुदा ने मदद की उनकी और डॉक्टर कदीर ख़ान को उन्होंने मैनेज कर लिया। वो एक लंबी दास्तान है। तो अल्टीमेटली डॉक्टर कदीर ख़ान पाकिस्तान में आ गए और उसके बाद कुछ हुकूमती सतह पे और कुछ गैर हुकूमती सतह पे हमारे मुल्क में जो काम हुआ, भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम घास खा लेंगे। बिल्कुल, बड़ा मशहूर, बहुत मशहूर ये जुमला। और आप जो लंबी दास्तान कह रहे हैं वो तो अब ज़बाने ज़द-ए-आम है, ज़द-ए-आम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान बच्चा जानता। हाँ जी, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ साथ अपना ये सफ़र जारी रखा, जौहरी सफ़र। और फिर एक वक्त आया कि इंडिया ने धमाका कर दिया। धमाके का मतलब जो था दुनिया को एलानिया बता रहे हैं, अदरवाइज़ दुनिया जानती थी कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। अब अगर पाकिस्तान ताख़ीर कर देता तो पाकिस्तान के साथ वही होता जो ईरान के साथ हो रहा। दुनिया को पता है ईरान के पास कैपेबिलिटी है, उसको ऐलान नहीं करना दे रहे। तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया और उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मियाँ नवाज शरीफ, इन सब ने, डॉक्टर कदीर ख़ान ने, डॉक्टर संबर मुबारकमंद फिर आ चुके थे, उनका बड़ा रोल रहा इसमें। अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। तो डॉक्टर संबर मुबारकमंद ने, सब ने, इनकी टीम ने चागी में वो कर दिखाया कि दुनिया ने देखा कि वो पहाड़ जो काला था अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तानियों की दुआओं से सुनहरा हो गया और आपके मशरक़ में भी दुश्मन फिर कांप रहा था और बाकी दुनिया में भी जो कभी सोच रहे थे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाएंगे, ताकि उनकी भी कांप रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आलमी दबाव का भी काफ़ी सामना रहा पाकिस्तान को। अच्छा, हालिया जो पाक भारत कशीदगी है उस तनाजुर से मैं बात करना चाहूँगी। इकबाल अहमद एडवानी साहब, बहुत आपका वसी तजुर्बा भी है और गहरी नज़र भी रखते हैं आप इस तमाम सूरत हाल पे। कैसे देखते हैं आप आज के यौम तकबीर को?
देखिए इस बार तो ऐसे टाइम पे ये वक्त आया है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग, भले कुछ दिन की जंग थी लेकिन बहुत बड़ी जंग हो गई पाकिस्तान के हवाले से, यानी हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। यानी मैं समझता हूँ 1947 से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, और इंडिया से तो हमारी जंगें छोटी बड़ी होती थी, 65 की भी हुई थी, लेकिन 65 की भी काफ़ी बैलेंस जंग थी, वन साइड आप नहीं कह सकते। लेकिन इस बार की जो जंग हुई थी ये बिल्कुल वन साइड हुई, यानी पूरी उस वक्त तो आप इंडिया पाकिस्तान मीडिया अपनी अपनी बात कर रहा है, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीता है। 6 जहाज गिरा दिए, और भी काफ़ी इनका नुकसान हुआ है जो आस्ते आस्ते पता चल रहा है, जैसे इनके आप चैनलों पे देख रहे हैं। और ऐसे हालात हो गए इंडिया के कि मुझे लगता है 15-20 साल तक पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकता, लेकिन बात भी नहीं करेगा, नहीं बस एक जंग की बात भी नहीं करेगा। हाँ, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इनका बीजेपी वाकया इस बार कि बीजेपी की गवर्नमेंट, खास करके मोदी की गवर्नमेंट डैमेज हो गई है पूरी तरह से। अब वो थोड़ी बड़ी कुछ हरकतें करते रहेंगे, लेकिन इनकी फौज मुझे नहीं लगता कि जंग के लिए तैयार हो। भले ये स्टेटमेंट देंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस बार काफ़ी यानी वाज़ेह फ़र्क है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के एयरफोर्स के सामने इंडिया की एयरफोर्स बहुत पीछे है, और जो जहाज़ इनको राफेल तैयारे जो फ्रांस से मिले थे बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, इनके पायलट वगैरह ने गिरा दिए या कुछ भी था, इनकी क्या प्रॉब्लम थी, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हमने बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया, इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। आप यकीन करें ये भी एक हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड हो गया है कि 180 से 190 किलोमीटर दूर से फायर किया गया और इनका जहाज उड़ाया गया है। पहले ज़्यादा बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी थे तो इसराइल ने बनाए थे 120 किलोमीटर। और इस बार एक ऐसी जंग हुई है, जंग चेंज हो गए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, जंग के तरीक़ेकार चेंज हो गए हैं। वो अपनी हुदूद में थे, अपनी बाउंड्री में इनके जहाज़ थे, हमारी अपनी बाउंड्री में थे, और हम यहाँ से फायर कर रहे थे, उनके जहाज़ उड़ रहे थे। ये एक ऐसा कारनामा हुआ है कि पूरी दुनिया हिल गई है। जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्रियाँ हैं, उनके जो भी थिंक टैंक्स हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं कि ये जंग कैसे हुई और किस तरह इससे कहाँ से कहाँ आ गई। इस बार ऐसा हो गया कि पूरी वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल पानी भर रही है चाइना की टेक्नोलॉजी के सामने। और चाइना की टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इनके शेयर बढ़ गए, इनके मतलब मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इनके ऑर्डर आ गए। उनको कितने तो राफेल तैयारे जो थे या वेस्ट के जितने भी थे, इनके ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। फ्रांस तो ये कह रहा है कि अब बाकी के जो बच गए हैं वो भी राफेल हमें विजिट करवाएं, कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा तैयारे गिरा रहे हो? वो नहीं करवाने, इन्होंने अभी तक नहीं करवा रहे। उसकी वजह यही है कि इनको खुद को खौफ है कि इसके अलावा भी काफ़ी बहुत कुछ डैमेज हुआ है। देखें इनके पास जो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर थी वो वेस्ट कंट्री थी, अमेरिका और फ्रांस वगैरह जो भी थे। हमारे पास थी जो ज़्यादातर चाइना की थी। देखें वो कहते हैं ना, जब आप किसी को दीवार पे लगा देते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे काम कर जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को, अमेरिका ने कितने टाइम से पाबंदी लगा रखी थी, कितनी चीज़ें नहीं दे रहे थे, और यहाँ तक अलाउ नहीं किया था कि F-16 हम लोग का इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी सालों से पाकिस्तान डाइवर्ट हो गया चाइना की तरफ। पाकिस्तान चाइना से असला लेता रहा, वेपन लेता रहा, खुद भी उनके साथ मिल के बनाया। ये सिर्फ चाइना के नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है इकबाल अडवाणी साहब कि पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान के इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा बासलाहियत, और वो कहते हैं ना कि यहाँ तो टैलेंट ही इतना ज़्यादा है कि आप मेजर ही नहीं कर सकते कि कितना टैलेंट है। और यहाँ के जो अपने इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं यही कह रहा था, अभी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा खुद के वेपन बनाए हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है डिफेंस के हवाले से। लेकिन होता है ना कि वो कोई नीचे से कोई कंट्री ऊपर आ रहा होता तो इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि आज जितनी जो टेक्नोलॉजी है चाइना की मदद से पाकिस्तान ने भी बहुत से अच्छे ऐसे वेपन बना लिए हैं जिसकी दुनिया में आप कुछ अरसे बाद आपको डिमांड नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर नदीम साहब आपसे ही बात करना चाहूंगी, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान बतौर एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत भारत के लिए एक खौफ की अलामत बन गया है। ऐसी वैसी ये रोजाना मोदी साहब रात को नींद भी नहीं आ रही है। अच्छा, नींद की गोलियां खा रहे हैं? तो नींद की गोलियां तो पहले से खा रहे थे वो। अच्छा, अब उन्होंने उसकी जो है ना तादाद बढ़ा दी है। अब उनको उसके बावजूद नींद नहीं आ रही है, और आप देख रहे हैं कि वो पागलपने का मुजाहरा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि जो आज का दिन भी है जिसके हवाले से हमारी बात हो रही है, ये पाकिस्तान की बका का दिन है।
और आज अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान की बका की किसी ने ज़मानत दी तो ये डॉक्टर कदीर खान साहब की मेहनत है, मैं समझता हूँ। जिस तरह से वो ये टेक्नोलॉजी जिस पे वो काम कर रहे थे डेनमार्क से लेकर आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनका लेटर एक्सेप्ट किया, उनको बुलाया और यहाँ पे उनको काम करने दिया गया। फिर जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब ने उस काम को आगे बढ़ाया, फिर ग़ुलाम इस्हाक़ खान साहब ने आगे बढ़ाया और ये सारी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये जिस तरह से बेनज़ीर साहब की गवर्नमेंट भी आई, नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई दोबारा, तो ये काम आगे बढ़ता रहा और ये रुका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने एक स्टेज के ऊपर जो है ये न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया और उसका जो कोल्ड टेस्ट भी कर लिया और चाइना में भी हमने उसका टेस्ट किया। तो आप देखें कि जब ये टेस्ट आ रहा था करीब, तो 74 में क्योंकि इंडिया ने ये डेटोनेट किया था, धमाका किया था, जिसके बाद से पाकिस्तान ने ये काम स्टार्ट किया था। अब हुआ ये कि जो मई का महीना था ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। हर दफ़ा मई में आप देखिए काफ़ी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मई की जंग जीता है। अच्छा, हाँ, तो मई में ऐसा हुआ कि 5 मई को पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का तजर्बा किया था, जो अपना जिसको हतफ 5 बोलते हैं आप। ये 1500 किलोमीटर रेंज का मिसाइल था जो पाकिस्तान ने तजर्बा किया। ठीक है, यहाँ से सारी स्टार्ट शुरू होती कहानी। तो जब ये मिसाइल फायर हुआ तो इंडिया ने उसके ऊपर जवाब में, वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़ा वावेला मचाया कि जी इससे तो हमारे सारे जो इनके जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे वो पाकिस्तान की रेंज में आ गए, इंक्लूडिंग द कैपिटल दिल्ली, सारा न्यू दिल्ली ये सारा इनकी हमारी गौरी की रेंज में आ गया। तो उन्होंने कहा कि जी इसका जवाब देना चाहिए। उनके लोकसभा के अंदर काफ़ी बातचीत, तो उन्होंने वहाँ पर लोकसभा में भी लोगों ने कहा कि जी हमें इनको धमाके से जवाब देना चाहिए और हमें इनको दिखाना चाहिए और मिसाइल। अब उनके पास कोई ऐसे मिसाइल तो थे नहीं, उन्होंने दोबारा पोखरान में जाके ये एटमी धमाके कर दिए इसके जवाब में। मतलब उन्होंने आखिरी तीर पहले चला दिया। हाँ, आखिरी तीर पहले चला दिया। अच्छा, पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला कराते हैं तो वो खुद ब खुद फिर चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे वो कह देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला हो जा तो हो जा। तो आप देखिए कि पाकिस्तान को ये मौका मिला, इन्होंने पोखरान पे कर दिया एटमी धमाका। आज भी रोते हैं कि काश हम वो धमाका ना करते तो शायद पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर नहीं होता और नहीं होता डिक्लेयर तो किसी टाइम पे भी हमला करते, इस पे इन पे सैंक्शंस लगाते, ये हम खत्म कर देते। आप देखें कि जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव था नवाज शरीफ के ऊपर कि हम नहीं करना, बिल क्लिंटन साहब ने कहा $5 अरब देंगे, F-16 देंगे, सारी चीजें देंगे, नहीं करो। हमारे पास उस वक्त IMF के कर्जा चढ़ा हुआ था $32 अरब का और अच्छा। खजाने में कितने पड़े हुए थे? $1.3 बिलियन। $32 अरब वापस करने थे और $1.3 बिलियन पड़े हुए थे। ये हालत थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त पूरी आवाम साथ थी। फिर सलामती कौंसिल में इंडिया ऑलमोस्ट कामयाब हो गया था करारदाद लाके कि जो अब धमाका करेगा आज की तारीख के बाद, उन्होंने तो कर दिया, अब जो धमाका करेगा तो उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगेंगी, ईरान की तरह, उस समय इराक बोलते थे, इराक की तरह। इराक को सिर्फ मेडिसिन्स जो है वो अलाउ थी और खाने पीने की अशिया, अदरवाइज कोई भी चीज़ उसके जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि चाइना के पास पाकिस्तानी गए तो चाइनीज ने पाकिस्तान की हेल्प की और चाइना ने कहा कि हम इसको वीटो कर देंगे, तो वो करारदाद उसमें पास ही नहीं हो सकी। फिर आप देखें कि 24 मई को, 28 मई से 4 दिन पहले इन्होंने जहाज अगवा करवाया इंडिया ने। तुर्बत से हमारा PIA की फ्लाइट जहाज अगवा हुआ और हैदराबाद में उसको लैंड कराया और ये जाहिर किया गया कि ये जोधपुर इंडिया में लैंड हो गए। वो जो उसके अंदर दहशतगर्द थे BA लेके वो जहाज से उतर आया और आके जो है वो हमारे जो वहाँ पे बड़ा मशहूर वाकया, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ने बचाया। तो ये 24 को ये हुआ। फिर पूरी कोशिश इन्होंने की, G8 की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, भी बड़ी हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया गया। अल्लाह ने कुछ, आप अगर सारे सिस्टम देखेंगे ना तो कुछ ऐसे हुए हैं कि बस अल्लाह की तरफ से हो गए। G8 की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें रशिया ने खुल के कहा कि जनाब रशिया, जर्मनी सारे एक जबान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने एडवा किया हम जनाब इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसराइल ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। इसराइल और इंडिया, धमाके से 2 दिन पहले इसराइल और इंडिया ने प्लान किया कि पाकिस्तान के ऊपर जो है हम रेड कर देते हैं। बस अल्लाह ने कुछ करना था और चाही 20 साल पहले से सिलेक्टेड था। वहाँ टोटल इतना बड़ा इलाका है और तो टोटल 1 लाख की आबादी है। वहाँ से भी उन्होंने 20 साल पहले से सिलेक्टेड था। 20 साल से सिलेक्टेड था। अच्छा। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ईरान और अफगान की बॉर्डर के साथ बनता है और बहुत आइसोलेटेड एरिया। ये जगह वो है जहाँ कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती, तो इंटेलिजेंस हो नहीं सकती। अमेरिकन सफीर जाके बैठ गया कोयटा के अंदर, ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ आपको। लेकिन ही कुड नॉट गेट एनी कम्युनिकेशन के वहाँ जो है कौन, वहाँ तो सिर्फ हेलीकॉप्टर से आर्मी के जा सकते थे और तो एयर को यूज नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्लाह सुब्हान तआला ने करना था। आप देखें कि ये फैसला हुआ और अवाम गवर्नमेंट ने, जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाले भी बटन दबाएंगे और कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री वाले भी बटन दबाएंगे। एक बंदा सेलेक्ट हुआ और अल्लाह ने ये आज दिन दिखाया, उससे डिक्लेयर हो गया पाकिस्तान।
अब पाकिस्तान पे पर जमीनी हमला नहीं हो सकता। यही मैं आज से मीडिया पे बोल रहा हूँ, कब इंडिया हमला करेगा, कब मैंने कहा पाकिस्तान पर जमीनी हमला नहीं हो सकता। मेरे साथ बैठे मेरे सीनियर, मैं इन्फेंट्री का हूँ। हमला करने के लिए आपको हजारों फौजी और टैंकों के साथ असेंबली एरिया में जमा करने होते हैं। वो असेंबली एरिया के सेंटर में हम खाली तोपखाने से ही गोला गिरा देंगे ना, ये हाथ से ऐसे फेंक देंगे ना तो वो साले भाप बन के उड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान की बॉर्डर हमला नहीं था। पाकिस्तान की बॉर्डर बहुत छोटी, जो मैक्सिमम विड्थ है ना पाकिस्तान की, वो 1000 किलोमीटर है। आप सोचिए तो बलूचिस्तान का कोना निकलते हुए देखते हैं नीचे आप, और इधर अदरवाइज तो पाकिस्तान 25-30 किलोमीटर। लेकिन आज अल्लाह के करम से कोई दुनिया का मुल्क आपकी तरफ नहीं देख सकता। बहुत बड़ी मतलब बातें करो तो ऐसे लगता है कि खो जाते हैं हम इस हिस्ट्री में और बस सुनते जाएं, और वो कारनामे जो कि हमारे असलाफ ने दिए, वो साइंसदान और जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, काबिले तहसीन है। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा दिलचस्प गुफ्तगू और आज के दिन के हवाले से हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने है, और हर एक लफ्ज़ जिसे कहते हैं सुनहरी हरूफ से लिखा गया है ये लफ्ज़, और सुनने में भी मज़ा आ रहा है कि कितना कुछ पाकिस्तान के लिए किया गया है। आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में जो सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे पूरी एक कहानी है, पूरी एक स्ट्रगल है, लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी हैं और इस मट्टी को उन्होंने सिक्योर कर लिया है। बड़ी बात है। करार साहब, आप तो फील्ड में बड़ा काम किया आपने, कुछ आप भी फरमाइए ना। अच्छा, एक तो मैं दोबारा 28 मई 1998 के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम करूंगा। वो नस्लें जो नहीं भी रहीं, जैसे भुट्टो की नस्ल नहीं रही, उसके बाद जो है काफ़ी सारे लोग नहीं रहे, ये पूरी कौम ने कुर्बानी दी और कभी कौम ने सवाल नहीं किया कि आप इस पर इतना खर्चा कर क्यों रहे हो। क्योंकि कौम को पता था जब पाकिस्तान बना था तो हमारे बुजुर्गों ने नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक तो कौम को ये पता था कि अल्लाह के नाम पे बनने वाली ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसमें जो भी लीडर काम कर रहे हैं वो इसकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, आवाम को पता था कि आपका दुश्मन बहुत ही मक्कार है और उस मक्कार दुश्मन के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी कौम को एक तो ये सलाम मैं पेश करूँगा। अब हमारे दोनों भाई इकबाल अडवाणी साहब और मेजर नदीम ने जो दो बातें की उसको मैं थोड़ा मिलाऊंगा। आपको सवाल था पहले इकबाल अडवाणी साहब के साथ कि ये हमारा जो 7 मई को पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने अटैक किया और फिर 10 मई को हमने उनको भरपूर जवाब दिया, तो इसको अगर हम 28 मई अपने एटमी 5 जो हमने धमाके किए थे उसके साथ लिंक करें तो ये एक ऐसा वाक़या था 28 मई वाला, अगर वो ना हुआ होता ना तो अभी हमारी जंग चल रही होती। ईरान की और इराक की 10 साल जंग चली है और दुनिया बैठ के तालियां बजाती रही, अपना अपना असला बेचती रही। बिल्कुल, हमारे पास भी एटमी ताकत है, इंडिया के पास भी। इसको जो लोग हैं वो कहते हैं डेटरेंस। तो हमारे पास जो एटमी डेटरेंस थी ना, इसकी वजह से दुनिया परेशान हो गई। और सबसे ज़्यादा आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो परेशान हुए। क्यों? वो दुनिया में तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। वो दुनिया में पहले उन्होंने कहा जी ट्रंप की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी यूक्रेन की जंग मैं ख़त्म कराऊंगा, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान और इंडिया कहूँगा आपको मैं बिजनेस दूंगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि गजा में भी जंग खत्म करवाऊंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है जो उसने इंटरवीन किया इंडिया के कहने पे, देखें इंडिया ने पहले तो उन्होंने ये कह दिया था, उन्होंने कहा कि ये दोनों ममालिक तो लड़ते रहते हैं, हमेशा से लड़ते रहते हैं, लड़ाई से पहले खुद ही कर लेंगे, लड़ाई से पहले। लेकिन लड़ाई के बाद जो अमेरिका बीच में कूदा है वो इंडिया की रिक्वेस्ट पे कूदा है। क्यों? इंडिया उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, वेस्ट की मार्केट है, अमेरिका की मार्केट है। खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ती तो उनके अपने बहुत से मफादात हैं इंडिया के अंदर। एक तो इसका ये असर है और दूसरा इसका असर ये है कि पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का जज्बा दुनिया जानती है। हमने 65 की जंग में भी जारहाना अज़ाम नहीं दिखाए थे, लेकिन वो जो अपने वज़ीर आज़म को वादा करके आए थे कि लाहौर में हम आपको शाम के डिनर करा देंगे, कल का नाश्ता करा देंगे, वो BRB नहर से पीछे ही रहे हैं। तो कारगिल में भी हमने उनको यहाँ से पकड़ लिया था। वो एक सियासी वजूहात ना होती तो अभी कारगिल को भी इंडिया रो रहा होता। तो कहने का मकसद एक तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत मजबूत है और जैसे अभी मेजर नदीम ने कहा था, मैं उनकी बात पे आऊँगा कि ज़मीनी हमला उनके लिए बहुत मुश्किल है। हमारा एक छोटा सा मिसाइल जाके ना उनके जो असम्बली एरिया होगा जहाँ पे उनके फोर्सेस इकट्ठा हो रही होंगी वो तबाह कर देगा उनको। और इसके बावजूद हमें गाफिल नहीं होना, मक्कार दुश्मन है,
मौके की तलाश में रहेगा, हमारी सफ़ों में से लोगों को चुनेगा। जैसे अभी भी आपने देखा कि जी फौरन बाद जो है ना एक स्कूल के बच्चों के ऊपर अटैक हो गया, ये वही लोग थे जो इंडिया के हाथों में खेलते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे, अगर इनकी आप तारीख उठा के देखें, अनपढ़ लोग, इनको कोई तालीम का नहीं पता, किसी तरह का नहीं पता कि इंडिया के क्या मकासद हैं, हमारे क्या मकासद हैं। थोड़ा सा पैसा लिया, अपने गद्दार लीडरों के हाथों से पैसा लिया और इंडिया के हाथ मजबूत किए, अपने कौम को कमजोर किया। शायद वो उसकी सीरियसनेस को भी नहीं समझ पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ये भी नहीं उन्हें पता। बिल्कुल बिल्कुल। इकबाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं जरूर आपसे कहूंगी कि बताइए क्या आप सोच रहे थे और क्या आपने बहुत ज्यादा इनकार में यूं गर्दन हिलाई थी। मैं ये कह रहा था ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो कहा जा रहा है जंग बंद, डोनाल्ड ट्रंप कोई जंग बंद करवाने के मूड में नहीं था ना, ये तो चाहता था जंग हो। और आपको पता, उससे 1-2 दिन पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया पाकिस्तान आपस का मसला ये खुद जाने, हमारा ताल्लुक हमेशा लड़ते रहेंगे। फिर आप सोचें कि अचानक 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जैसे जंग शुरू हुई और पाकिस्तान ने जब अटैक किया इसके ऊपर, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गया? जब तक इंडिया अटैक कर रहा था या इंडिया का पलड़ा भारी फील हो रहा था उसको, तब तक उसने बिल्कुल कोई दरमियान में बात नहीं, तब नहीं आया। बिल्कुल। कब आया? जब लगा कि अब इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया के वेपन सब एक्सपोज हो रहे हैं और सबसे बड़ी मार लग रही है पाकिस्तान के जरिए, चाइना की टेक्नोलॉजी हावी हो रही है वेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब इनको ये खौफ हो गया कि अगर ये थोड़ी दिन और जंग रहेगी तो कुछ बचेगा नहीं, इंडिया का प्लेन नहीं बचेगा, हमारा असला, हमारा वेपन कोई लेगा नहीं, हम लोग जाएंगे कहाँ? उसकी मैं एक और भी एग्जाम्पल दे दूँ आपको। डोनाल्ड ट्रंप ना जंग बंद करवाने आया है ना जंग शुरू करने आया है। डोनाल्ड ट्रंप बस अपना बिजनेस देखता है, अपने इसकी जो एक टीम है जो मल्टी बिलियनर, यानी जितनी सबसे बड़ी बिलियनर जी किचन कैबिनेट जो है बिलियनर हैं जो सब वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। वो सबको सबसे पहले अपना बिजनेस देखते हैं, दुनिया का क्या हो रहा है, दुनिया का क्या, बल्कि अमेरिका का क्या होगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सिर्फ अपने बिजनेस से हो। और इसकी आपको कितनी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। अब इनको खौफ हो गया, क्योंकि एक और चीज मैं बताऊं, बीच में आपको पता है ओवरनाइट रातों रात इन्होंने, होती यमन से जंग हो रही थी इनकी, और रातों रात इन्होंने यमन से जंग बंद कर दी, आपको पता चला होगा। उसकी वजह ये थी कि इनका F-35 तैयारा था जो एक फाइटर जेट, उसको सिर्फ 2 सेकंड के पहले पता चला कि एक मिसाइल आ रहा, उसने कलाबाजी खाई, उसके पायलट ने, वो जहाज बच गया। तो अब सोच में ये पड़ गया कि रेडार पे कैसे पकड़ लिया यमन ने, यमन जैसे मुल्क ने इनकी टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया और वो सिर्फ 2 सेकंड लेट हो जाता, वो जहाज उड़ जाता। अगर आप सोचें F-35 उड़ जाता तो अमेरिका के पास बेचने के लिए बचता क्या? उसने फौरन बंद कर दी जंग। ये जंग कोई भी बंद हो रही है या कोई भी जंग शुरू हो रही है, इसमें ना इंसानियत है ना कुछ नहीं है, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, इख्तियार चाहिए सबको और पैसा चाहिए, और कोई बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करवाई अपने मफाद के लिए, ना पाकिस्तान के लिए ना इंडिया के लिए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान तबाह हो जाए कि इंडिया। इनकी टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो रही थी, ये डिपेंड आज देखें, आज सबसे बड़ा मसला क्या है, चाइना हर फील्ड में आ गया है, हर चीज। पावर जो थी वो दूसरी तरफ जा रही थी, ये भी एक बहुत बड़ी वही वजह है ना कि टेक्नोलॉजी इनकी एक्सपोज हो रही थी कि इनके पास अभी बचा कुछ भी नहीं है। अगर चाइना इनको हर फील्ड में तो बीट कर चुका है, अब इनको लगा कि जो असला की मार्केट है वो भी चाइना हमसे ले जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसने इमरजेंसी में जंग बंद करवाए। आप समझिए कि राइफल तैयार हैं जो फ्रांस की, ये JF तैयार से जो अमेरिकन तैयार हैं, F-35 उससे भी बेहतर तैयार है। इंडिया एक्सपोज तो हुआ है, इसराइल के ड्रोन आप देखें ना, इसराइल का तो देखें, ये वजह, ये जंग एक्चुअल जंग क्या थी, ये जो जंग थी इसराइल के सपोर्ट से थी, पीछे अमेरिका का बैकअप था कि जो इंडिया, देखें एक आपने देखा होगा मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे एक बात चल रही थी कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर के सी पोर्ट पे कब्जा हो गया। मैं वो सी पोर्ट ढूंढती रही कि लाहौर में कौन सा सी पोर्ट है। कराची की बंदरगाह पे, कराची की बंदरगाह पे भी होगा, इनकी ग्राउंड देखें। कोई भी मीडिया चैनल है जो भी, या जितने बड़े एंकर हैं 30-35 साल से काम कर रहे हैं, कोई भी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी जल्दी दांव पे नहीं लगाता। 6 घंटे बाद तो पता चल जाएगा, लेकिन ये इनका प्लान था, ये डिजाइन किया हुआ था, इस तरह हमको करना है और इस तरह हम करने जा रहे हैं। अब पैनिक फैला तो यही होगा जो इन्होंने बोला था, वरना आप बरखा दत्त को देखें 25-35 साल से फील्ड में है, ये ऐसी बात क्यों करे, इनका कैरियर तबाह हो गया सब मीडिया वालों का, जितने एंकर थे 40-40 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी प्लान था कि इनको इसी तरह करना है। अब वजह क्या थी कि जो
गिलगित बल्तिस्तान है, इसके ऊपर कश्मीर में घुस के इस पे कब्जा कर लेना था। इसराइल का सपोर्ट था कि हम आप ये करें, और वो सपोर्ट अमेरिका का इनडायरेक्टली सपोर्ट क्यों था कि अगर वहां पर कब्जा हो जाता था तो सी पैक खत्म हो जाता था। अब सी पैक खत्म करना क्या है, मेन जो टारगेट, जो सबसे बड़ा टारगेट था पाकिस्तान नहीं था, चाइना था। चाइना ने आपने देखा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान 47 से आजाद हुआ, फर्स्ट टाइम चाइना ने आके इतना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, फुल्ली सपोर्ट हुआ। इसकी वजह यही थी कि सपोर्ट के मेन चाइना का भी टारगेट था और पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो काम किया एयरफोर्स ने किसी ने सोचा नहीं था। जिस मुल्क के फौजी, जिस मुल्क के एयरफोर्स, जिस मुल्क की एयरफोर्स के लोग कफन बांध के लड़ने चले जाएं, बिल्कुल उनको कौन इस बात पे तो सभी हैरान होते हैं। बल्कि जो इंडियन जो फोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ये अजीब कौम है, इनके फौजी अजीब है, मतलब इन्हें मौत से डर नहीं लगता है, खौफ नहीं। मुसलमानों का है ना, एक मुसलमान है, उनकी सोच है, उनके जो अल्फाज थे मुसलमानों के बारे में यही राय। देखें, एक मुसलमान जब लड़ने जाता है उसकी दो ही सोच है ना, या गाजी बनूं या शहीद हो जाऊं। तो शहादत के लिए तो जाता है, तो आज इतना मुसलमान क्यों लड़ पे आगे चला जाता है? बिल्कुल शहादत है मतलूब है मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किशोर की शाही। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर इंडिया को इतना बुरी तरह शिकस्त दे दी है, और अब पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में इतना बढ़ चुका है, मैं आपको बताऊं कि जो लोग पहले ये समझते थे कि शायद आप उनके मुल्कों में कासा लेकर जाते हैं और ये है, तो आज वो उनको पता चल गया कि यार यही हमारे सही ट्रू गार्जियन हो सकते हैं, हमें कल को फ्यूचर में बचा सकते हैं। पहले भी उनका ये इंप्रेशन, वो ये समझते थे, लेकिन बीच में उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। फिफ्थ जनरेशन वॉर जो स्टार्ट होने का जो कहा जा रहा था, तो देखिए फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन तमाम चीज़ों से बालातर होती हैं। जैसे न्यूक्लियर स्ट्राइक है आपकी, आप ये ना समझे कि हमें 27 साल हो गए तो हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं। अब हर चीज़ तो बताने की नहीं होती, ठीक है। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये राफेल का हशर किया, और आपने देखा है कि उसको मैक्रोन को जो है थप्पड़ पड़ रहे हैं, और बीवी से भी थप्पड़ पड़ते हुए आपने देखा है। अब तो पता नहीं बीवी नहीं मारना शुरू कर दिया उसको। तो ये हाल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, जैसे बात कर रहे थे F-35 की, तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास भी बहुत जल्द उसका नेमुल बदल आ जाएगा। फिर टर्की के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हो चुका है, अजरबैजान के साथ हो चुका है, तो हमारा इंशाल्लाह कान वो बना रहा है टर्की, और उसकी उन्होंने प्रोटोटाइप की फ्लाइट भी हो चुकी है। तो 2028 में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये J-30 अपना कान जो है, जो कि F-35 की कॉपी, वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह फ्लाई कर रहा होगा। तो इंडिया को किसी सिम से मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को बुरी नजर से देखने। तैयारी हमेशा तो हमने करनी है ना, क्योंकि मक्कारी जो है वो हम तैयार हैं। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया, पूरी दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया, बिल्कुल। और अब उन्हें, और इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सेजरेट किया। दूसरी बात यह कि इंडिया का आपको पता है कितना बजट है, दिफाई बजट 86 बिलियन डॉलर, 86 अरब डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर, 86 बिलियन डॉलर पर ईयर। और पाकिस्तान का कितना बजट, जिस पे हमारे बहुत सारे आपने सुना है, बड़ी बातें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो बातें करते हैं। अभी मैं बोलूंगा तो वो शर्म से डूब मरेंगे। हमारा 8 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है, 8 बिलियन डॉलर और 86 बिलियन डॉलर का मुकाबला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दिल की बात है, इट इज द मैन बिहाइंड द गन, इट इज द मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट द रफाल, इट इज नॉट द PL-15। ये मैन बिहाइंड द गन भी होता है कि कौन उस दिल के साथ जाता है और उसको आके इस्तेमाल करता है। तो मैन बिहाइंड दी गन पूरी दुनिया के अंदर मशहूर मखूल है। तो पाकिस्तान अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि अच्छा ये है, ये पाकिस्तान है इंशाल्लाह। और अब पाकिस्तान की तरक्की का टाइम स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे थे ब्रिगेडियर साहब? अब आप कहें। वो एडवानी साहब की बात को जी जरूर। एडवानी साहब की दो बातों को मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। अच्छा। इनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये देखें, जमहूरियत का हुस्न है। हाँ, ट्रंप ने हमारे जवाब देने से पहले कहा कि जी मैं नहीं पढ़ता। वो इसलिए कहा कि उसको यकीन था कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी चाइनीज से बेहतर है, जहाँ तक मैं इनके साथ हूँ। लेकिन जब हमने जवाब दिया तो उनको यकीन हो गया कि भाई इंडिया तो मार खा गया, तो फौरन वो पढ़ा। मतलब पहले उसका इरादा नहीं था, लेकिन वो बहुत शुरूड़ आदमी है। ये भी तो मक्कारी में आता है। हाँ वो शुरूड़ है, मैंने पहले कहा। वो तो देखो सियासतदान है, अमेरिका का सदर बनना का आम बात थोड़ी है, दुनिया की सुपर पावर है और उसका वो सदर है, तो फौरन पढ़ गया, वो पढ़ गया। अच्छा सुपर पावर थी नहीं, अभी भी ऐसे। अच्छा अभी चले आप कहते हैं अभी नहीं है।
आप आपके बात में बोलो, सॉरी इनको आपके बात में नहीं बोलो। अच्छा ठीक है देखो विकेट इनको साहब। कोई प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ तो हो, नहीं, ठीक है ना? नहीं, हाँ, नहीं। आप ठीक है ना? हाँ। देखो सुपर पावर अगर वो ना होता तो गजा में कोई शेर का बच्चा जाके, रूस जाके, चीन जाके गजा के बच्चों को बचा लेता, ठीक है ना? वो अमेरिका सुपर पावर है, उसके डर की वजह से आपके अरबी गरीब फलस्तीनों का साथ नहीं दे रहे, आप माने ना माने। देखो चीन मुआशी तौर पे उससे बहुत आगे होगा, लेकिन दुनिया में अभी भी वो सुपर पावर है। अच्छा, दूसरा मेरी ही बात को उन्होंने दूसरे अल्फाज में कह दिया, घुमा फिरा के। मैंने कहा था जी वो बिजनेसमैन है और उसको इंडिया में अपना बिजनेस नजर आ रहा है, तो अगर जो हमारी जंग बढ़ती हम इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान कर देते, और हो सकता है इतना नुकसान कर देते अगले कई सालों तक अमेरिका और उसके साथियों को, उनके इत्तेहादियों को इंडिया में बिजनेस करने के लिए जगह ही ना मिलती, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते। तो दूसरी बात मेरी वही जो मैंने शुरू में कही थी कि बिजनेस उनकी प्रायोरिटी है। एक और बात जो उन्होंने कही कि जी गिलगित बल्तिस्तान उनके टारगेट थे, वो इस दफा नहीं थे। गिलगित बल्तिस्तान उनके उस वक्त टारगेट थे जब उन्होंने सियाचिन पे कब्जा किया था, चुपके से आए थे, चोरी से आए थे, मिड अर्ली 80s की बात है। अच्छा, अभी उनके बस की बात नहीं। गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है, हमारे तो बल्तिस्तान पूरे एफसीएन हम उसको बोलते हैं, और पूरे एफसीएन में मेजर नदीम को पता है 1 इंच आगे नहीं आ सकते, वो 1 इंच पॉसिबल ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा। 80 में चुपके से वो आ गए, और वो भी उस वक्त हमारी जो भी मुसल्लह फौज थी उनको सलाम है, उनको वही रोका। उस वक्त अगर ना रोकते, उस वक्त ये कौम जो है कुर्बानी ना देती, यस उस वक्त वो आगे आ सकते थे। केकेएच उनकी पहुंच से बहुत दूर है, उनका बाप भी नहीं आ सकता। बिल्कुल 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 हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम शोधा को और उन तमाम जो हमारे मुहाफिज हैं कि जिन्होंने इस मट्टी के लिए, इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, खून दिया, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। जंगी जुनून के बरक्स पाकिस्तान ने अक्ल और हिम्मत का रास्ता इख्तियार किया और कामयाबी हासिल की। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम तकबीर का आज का इंतहाई अहम और तारीखी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को काफ़ी सराहा और पाकिस्तान की ताकत को सराहा गया। पूरी दुनिया में अफ़वाज पाकिस्तान की जो कोशिशें थीं, जो उनकी टेक्निक्स थीं, उनको सराहा गया। ये पाक भारत कशीदगी के दौरान जो भी हालिया कशीदगी रही और जो जंगी सूरत हाल रही। इकबाल अडवाणी साहब, आपसे बात करना चाहूँगी, इसराइल का किरदार कैसे देखते हैं आप इस हालिया सूरत हाल में? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इसराइल का पूरा सपोर्ट था, और इसराइल के कुछ ऑफिसर वगैरह कुछ मॉनिटर भी कर रहे थे जब जब ट्रंप ने कहा था कि मैं इसराइल और गजा में जंग बंद करवा दूंगा, इसराइल के उस पर प्रेशर दिया था उसने, और बड़ा तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, कुछ करना भी नहीं है। देखें, ये सब बातों की हद तक है। ट्रंप को इलेक्शन में वोट चाहिए था। वोट में जो इसने वादे किए, इसने कहा था, आप देखें अगर, कि मैं 24 घंटे में रसिया और यूक्रेन की जंग बंद करा। तो इसका मतलब है ये वही गलती मोदी साहब ने दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन में जीतने के लिए पाकिस्तान से थोड़ा सा हेलो हाई कर लेता हूँ। दोनों इसी तरह की। देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ कि ट्रंप ने जो वहाँ पे स्विंग स्टेट थी उसमें ज़्यादा मुस्लिम वोट भी थे, और आपने देखा होगा कि जो गजा की वॉर हो रही थी उसमें पूरे अमेरिका के अंदर रोड पे पब्लिक निकल रही है, यूनिवर्सिटी में एहतजाज हो रहा था हर जगह पे। तो उसने इसको एक टारगेट बनाया कि मैं जंग बंद करवा दूंगा, तो इनको वोट ज़्यादा मिल गए, स्विंग स्टेट की पूरे वोट जितनी इनको मिल गए। लेकिन आप देखें कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने जो बम जो थे डेंजर है, B-12 बम जो थे, वो इसराइल को नहीं दिए थे, बैन किए हुए थे इसराइल पे। ट्रंप ने आके वो दे दिए। अब जिस इंसान जो चाहता है कि मुझे जंग बंद करनी है, वो ऐसे असला दे जो ऑलरेडी प्रोहिबिट है, ममनू नहीं देना, उसने दे दिया ना। उसका मतलब क्या था कि वो जंग बंद नहीं करना चाहता था। ऐसे असला दिए कि जो नहीं देने चाहिए थे, जो ऑलरेडी जिसके ऊपर हम कीचड़ उछाल रहे हैं बाइडन इंतजामिया के, जो पहले से इनको सपोर्ट कर रही थी गजा में इसराइल को, उसने जो नहीं दिए, इसने वो काम भी कर दिए। वो किस्म के जहाज दे दिए जो पहले से नहीं मिल रहे थे। तो इसका मतलब ये जंग बंद करना नहीं चाहता था, ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बातें कर रहा था। इसको किस मुल्क में जंग बंद हो रही है नहीं हो रही, इसको इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर होता तो अभी तक गजा की जंग बंद हो जाती। आप देखें जितना ज्यादा जुल्म ट्रंप के आने के बाद हुआ है फलस्तीन पे, इतना तो पहले नहीं हुआ था। और इसके अलावा जितनी जो जंग में तेजी आई है, जो यूक्रेन और रसिया की, इससे पहले इतनी तेजी नहीं थी। जो मिसाइल उसको अलाउ नहीं थे यूक्रेन को
बाइडेन इंतजाम ने अलाउ नहीं किया, तो ट्रम्प ने वो भी अलाउ कर दिया कि ये जंग हो गई। अब रहा सवाल पाकिस्तान इंडिया की वॉर। पाकिस्तान इंडिया की वॉर में तो ये कहाँ बीच में आ रहे थे, आ नहीं रहे थे। जब पाकिस्तान की पावर देखी, अब हमारे साथ एक अजीब किस्म की कंफ्यूजन है, हम पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर समझने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है, आज का पाकिस्तान 71 का पाकिस्तान नहीं है, पहले तो ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, कर लिया है। हमारे यहाँ भी लोग कर रहे हैं कि हम सिर्फ एटम बम की वजह से बचे हुए नहीं। अगर आप यकीन करें 2-3 दिन जंग कंटिन्यू रहती, नॉर्मल जंग भी होती, इंडिया का एक प्लेन भी बचता नहीं, एक तैयारा भी नहीं बचता। पाकिस्तान इतना हावी हो चुका था। आप यकीन करें, जैसे जंग बंद हुई, IMF ने हमारा मुआहदा कैसे यस कर दिया, पावर की वजह से। और अब हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एटम बम की वजह से हम सेफ है, नहीं, पाकिस्तान अब एक पावर भी बन चुका है। यानी एक नॉर्मल जंग भी पाकिस्तान लंबा टाइम लड़ सकता है और इंडिया को शिकस्त भी दे सकता है। दूसरी बात मैं बताऊं, जब बॉर्डर के हवाले से जो बात हो रही है, तो हमारी फौज मुझे लगता है 48 घंटे में पहुंच जाएगी बॉर्डर पे लड़ने के लिए। इनको तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे। एक ये प्रॉब्लम है इनकी, और बाकी एयरफोर्स में पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। ये नहीं लड़ेंगे जंग, नॉर्मल जंग भी अभी नहीं लड़ सकता इंडिया। अगर नॉर्मल जंग लड़ना चाहता तो लड़े, क्यों नहीं लड़ रहे? मोदी की तो सीट खतरे में है। ये तो बहरी सतह पे भी नहीं जा सकते। वहां पे आज की तारीख में ये नॉर्मल जंग पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते। बाकी रहा ट्रम्प से आप कोई उम्मीद नहीं रखें। ट्रम्प को खुद को नहीं पता है कि वो आज रात को जो स्टेटमेंट दे रहा है, कल 24 घंटे बाद ये खुद दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है। जिस इंसान को खुद को नहीं पता मुझे करना क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये किसी की नहीं सुनता। ये अपने डिसीजन दे देता है और फिर यू टर्न ले लेता है। आपने देखा कितनी जगह पे इसने स्टेटमेंट दिए हैं, 2 दिन बाद उन्होंने बात की है। मतलब इसको कोई परवाह नहीं है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये देखिए, ये कोई सियासतदान नहीं है। इनकी सोच क्या है ट्रम्प साहब की, जो मैं आपको बताऊं, ट्रम्प साहब की एक अजीब ही सोच है। जैसे आपने सुना होगा, भाई लोग होते हैं जो सामने फाइल रख देते हैं, ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5 करोड़ में बेचो और साइन कर लो। इस तरह की थिंकिंग है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग थिंकिंग है। और यही चीजें आपको पूरी दुनिया में इनके साथ नजर आएगा, हर किसी के साथ। इसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, उसके पीछे 25% टैरिफ लगा दिया। क्या है? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। मेजर नदीम साहब से भी बात कर लेते हैं। मेजर साहब, सिफारती महाज की अगर हम बात करें तो भारत को आप कहाँ खड़ा देखते हैं, क्योंकि उसका बयानिया तो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। देखिए, जयशंकर साहब गए थे यूरोपीय यूनियन में, तो उन्होंने कहा कि आप एविडेंस दें। अगर पहलगाम का आप कहते हैं पाकिस्तान को आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो एविडेंस दें। तो उन्होंने उनसे एविडेंस मांगी, तो जयशंकर ने उन्होंने कहा कि आई एम हेयर फॉर सपोर्ट, नॉट फॉर प्रीच, डोंट प्रीच अस। तो उस वक्त उनकी ये ज़बान थी, ये तकब्बुर था। उन्होंने दुनिया को ये पोर्ट्रे किया हुआ था कि हम दुनिया में तीसरी सुपर पावर है जी। और दुनिया के मुख्तलिफ क्लेम्स में आप देखेंगे उनको तीसरे चौथे नंबर पे सुपर पावर का दर्जा दिया हुआ था। अमेरिका ने उनको क्वाड में शामिल किया था, और पाकिस्तान को टेकन फॉर ग्रांटेड हर किसी ने लिया हुआ था, चाहे हमारे इस्लामी बरादर मुल्क हो, चाहे दुनिया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इकबाल साहब ने कहा कि बिल्कुल ये प्रेशर आया। ये जो डीगो गार्शिया के अंदर इनके B-1 B-52 बॉम्बर्स और सारे इन्होंने जमा किए हुए थे, ये भी इसलिए थे। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के साथ ये लोग कोई भी नहीं है। ये वक्ती तौर पर तो हो सकते हैं, ठीक है, बट ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ आपके इस्लामी मालिकत के सपोर्ट ज़रूर है। अब उनमें से खड़े कौन है, लेकिन टर्की, अज़रबैजान ये आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपके साथ हैं। तो ये पाकिस्तान इस वक्त सिफारती सतह पर एकदम ऊपर आ गया है, क्योंकि इंडिया का बयानिया पूरी दुनिया के अंदर नेगेट हो गया। जब इनका बयानिया पूरी दुनिया में नेगेट हो गया, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का बयानिया हर जगह आ गया। और पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर जिस तरह फतह हासिल की, क्योंकि वो फैक्चुअल है, पॉइंट्स स्कोरिंग की पाकिस्तान ने, ठीक है। 6 तैयारे किसी मुल्क के गिरा देना कोई छोटी बात नहीं है। तो S-4 का पूरी तबाही कर देना, उसकी बैटरी को उड़ा के रख देना, जो पूरी दुनिया में एयर डिफेंस के लिए मशहूर है, ठीक है। तो ये छोटी बातें नहीं थी। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जीती, और सिफारती महाज पर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में उठ गया। आप देखें, अमेरिका ने जो भी किया, जिस तरह से भी किया, मैं उसमें नहीं जाता, बट अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया को बराबर ट्रीट करके सीज फायर कराया। पूरी दुनिया में ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बराबर सीट पे आमने सामने सोफे पे बैठे हैं, और ट्रम्प एक सीट पे बैठ के उनसे कह रहा है, भाई खुदा के वास्ते ये जंग तुम लोग रोको, या जो भी है, व्हाटएवर द कॉज मे बी, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट। तो ये छोटी बात नहीं है कि ये बराबर, उल्टा इंडिया फंस चुका है। अब उसने ये भी कह दिया कि जी आगे भी निगोशिएट करो, पाकिस्तान के साथ कश्मीर पे भी करो, ये हमेशा के लिए जंग का मसला, आपकी जो टेंशन है या एस्केलेशन है, इसको खत्म करो, जस्ट फिनिश इट ऑफ। तो पाकिस्तान इस सफारती महाज पे जीत चुका है कि अब पूरी दुनिया कह रही है कि इसको खत्म करो भाई, तो किसी टाइम पे भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। वाकई ये तो मिसाइल एक दूसरे को मारने पर तैयार हो गए, कल को न्यूक्लियर भी कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की वेस्ट बहुत पतली है। अगर पाकिस्तान की बका का टाइम आया तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस सीसा पिलाई दीवार, कौम ने ये साबित कर दिया कि वाकई सीसा पिलाई दीवार है, और हमारी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं हम सब। करार साहब, थोड़ी सी बात इस बारे में भी ज़रूर कीजिएगा, चीन और ईरान के जो बॉर्डर की जो सूरत हाल है उस पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कैसे आप इस तमाम सूरत हाल को देखते हैं। देखें, चीन और ईरान, जी जी, पहली बात जो हमारे दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों पड़ोसी भी हैं, ठीक है, ठीक है। और इससे बड़ी बात यह है कि चीन बहुत तेज़ी के साथ सी पैक, जिसको अभी वो रोड एंड रेल कहते हैं उसको, तो उसको बढ़ा रहा है। ईरान बहुत खिते का अहम मुल्क है, और आज ईरान ने जो सऊदी अरब के मुतल्लिक बयान दिया, अगर आपने सुना हो, उन्होंने सऊदी अरब के साथ ईरान की काफ़ी कशीदगी रही है, लेकिन सऊदी अरब के मुतल्लिक उन्होंने हज के इंतजाम पे सऊदी अरब को मुबारकबाद दिया ईरान ने। अच्छा, तो ईरान बहुत तेज़ी के साथ इस खिते की बहुत अहम पावर बनने जा रहा है। अच्छा, और आप देखेंगे कि जी अभी ये जो आज से कुछ दिन पहले लोग कहते थे कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इवन के अफगानिस्तान उस एक बड़े, आप समझिए कि ग्रुप का एक हिस्सा बनेगा, और ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है, ब्लॉक बनेगा ये बहुत अच्छा। बड़ा, हाँ, ये बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा। और क्योंकि दुनिया को तो पहले सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करना था, जो पाकिस्तान के, चीन के दुश्मन थे। देखो, इंडिया को जिन लोगों ने वेपन दिए वो पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के दुश्मन थे। चीन के मुकाबले में एक सुपर पावर उसको बनाना चाह रहे थे वो। और अभी चीन की टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हमारे इकबाल अडवाणी साहब ने कहा, उसने साबित कर दिया कि वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतर है। तो दुनिया की नज़रें अब चीन की तरफ हैं, बहुत तेज़ी की तरफ। और आप देखेंगे ईरान ऑलरेडी सैंक्शंस में है, ईरान, और इसी वजह से एटॉमिक प्रोग्राम उनका सैंक्शंस में है। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि ईरान और चीन मुस्तकबिल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इस खिते के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मुस्तकबिल के बहुत स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी हैं, और इस खिते में उनका पॉजिटिव रोल होगा। ठीक है, ठीक है। इकबाल अडवाणी साहब, आप भी ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है इस खिते में? पाकिस्तान ने तो जो ताकत का या कुव्वत का जो तवाज़ुन था उसको तो बरकरार रख लिया और बड़े तहम्मुल से उसको मैनेज कर लिया। अब अगर ये ब्लॉक बन जाता है तो क्या असरात मुरतब हो जाएंगे? देखिए, ब्लॉक बनना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई ब्लॉक बड़ा बन पूरा इस्लामिक कह रहे हैं, नहीं बन सकता। उसकी कुछ वजूहत हैं। देखिए, कितने मुल्क ऐसे हैं जो मिडल ईस्ट में जो हैं कंट्री, उनके साथ दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं कि वो मतलब इतना खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट में नहीं आ सकते। पाकिस्तान के लिए वीजा उसकी तो वजह यही है कि शायद इसराइल की एम्बेसी खत्म कर दी है ना, तो उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। सब प्लानिंग की, बांग्लादेश के क्यों नहीं खोले? देखिए, वजूहत है। पाकिस्तान ने जो इस बार जो ये वॉर हुई है, जंग हुई है, इससे पाकिस्तान का गिराव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और काफी मुल्कों को, खास करके इस्लामिक कंट्रियों को काफी एक उम्मीद भी नजर आई है कि इन फ्यूचर में इनके मुल्क में कुछ हो तो पाकिस्तान से काफी सपोर्ट मिल सकती है। ये तो पक्की बात है, पहले भी की है पाकिस्तान ने, और उन लोगों ने भी की है। 1998 का जो हमने एटमी धमाके किए, जो हम पे पाबंदी लगी, तो इसमें हमारे इस्लामी मुल्क, अरब कंट्रियों ने इनको सपोर्ट किया, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उतना खुल के नहीं आ सकते। रहा सवाल, देखें, ईरान अभी आज की तारीख में हमको इतना अनाउंसमेंट नहीं आ रही, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि फ्यूचर का, समझे, ईरान मिडिल ईस्ट का चौधरी बन जाएगा। इतनी बड़ी ताकत बनता जा रहा है। आप यहाँ करे, ये जो ड्रोन की जो वॉर चल रही है ना, ये सबसे अच्छी क्वालिटी के ड्रोन ईरान में है, और ईरान ने फैक्ट्री लगाई है रसिया के अंदर ड्रोन की, और जो रसिया जितने ड्रोन यूज कर रहे हैं, रसिया कितनी बड़ी पावर है वेपन के हवाले से, जो रसिया जितने भी ड्रोन यूज किए हैं वो ईरान के हैं, यूक्रेन के अंदर। तो इसके अंदाजा लगा लें कि ईरान भी बहुत ही बड़ी ताकत बन गई है। बस हम अनकरीब उनका भी कोई ऐसा वाकया होगा इसराइल के साथ, तो फिर हम सबको यकीन आएगा कि ईरान वाकई बहुत बड़ी पावर है। अल्लाह ना करे ये वॉर हो इसराइल की और ईरान की, या अमेरिका की ईरान की, तो इनको वाकई वही प्रॉब्लम होगी जैसे इंडिया पाकिस्तान में। बिल्कुल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान और चीन में जैसा, देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त किसी डिफेंस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, ना पाकिस्तान किसी डिफेंस ब्लॉक में जाने की पोजीशन में। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका में, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, यूरोप के ऊपर। हम किसी ब्लॉक में जा नहीं सकते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का इस वक्त टोटल फोकस है, गवर्नमेंट का भी, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, फोकस ये है कि किसी तरह से अफगानिस्तान को भी इसी तरह से सी पैक में लाया जाए। ईरान और अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के साथ कोई बड़े डिफेंस माहदे में वो नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रहें ये दोनों मुल्क, एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ किसी दुश्मनी बनाएं।
दोनों के इलाके किसी पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज ना हो, और अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को रास्ता मिले सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, ताकि पाकिस्तान जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, काजाकिस्तान थे, उनके साथ हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर शेख नदीम साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद अफगानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, यौम तकबीर याद दहानी है कि पाकिस्तान हर महाज पर खुददार, बावकार और पुरअमन रियासत है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।